अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास कंप्यूटर साइंस का पहला चैप्टर करेंगे। इससे पहले वाले जो है ना वीडियो में हमने बुक का ओवरव्यू किया था। इस चैप्टर में हम पहले चैप्टर का नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग। और प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर काफी सारी चीजें जो है ना मौजूद हैं। सबसे पहले तो प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या होता है। प्रॉब्लम एक तो हम आम जुबान में जिस चीज को प्रॉब्लम कहते हैं, किसी परेशानी को, ये परेशानी वाला प्रॉब्लम नहीं है तो परेशान होने की बात नहीं है। प्रॉब्लम उस चीज को कहते हैं जो चीज अभी हल होनी हो, जो हल हुई ना हो, जिसका हल अभी निकलना हो। कंप्यूटर की जुबान में मैथमेटिक्स के आपने क्वेश्चन देखे होंगे, लिखा होता है प्रॉब्लम, सॉल्व द प्रॉब्लम, कि इस मसले को हल करें। ठीक है, वो कोई परेशानी भरी नहीं होती कोई, बल्कि वो एक सवाल होता है जिसको हल करना होता है, वो एक प्रोसीजर के तहत हल होता है। तो इसमें कंप्यूटर साइंस में भी हम प्रॉब्लम सॉल्विंग को देखेंगे और प्रॉब्लम सॉल्विंग के प्रोसीजर को देखेंगे। प्रोसीजर इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रॉब्लम का समझ आ गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। अब प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो उसका यकीनन एक तरीका होगा, जैसे मैथमेटिक्स में होता है स्टेप बाय स्टेप जो है ना हम चीजों को सॉल्व करते हैं। और स्टेप बाय स्टेप का मतलब है कि चीजों को जिस स्टेप पर हमने करना है वो करेंगे। जिस तरह मैथमेटिक्स में डिमांस रूल के जरिए डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जो है ना वो करते हैं। तो अगर आप किसी भी इक्वेशन को पहले ऐड कर दें और उसके बाद मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर रॉन्ग आ जाएगा। इसके अंदर हम क्या चीज कंप्यूटर साइंस में भी अब हम करेंगे प्रोग्रामिंग में। अच्छा, पहले हम सारी चीजें इस्तेमाल करते थे एज अ यूजर, अब हम प्रोग्रामिंग डेवलपर के तौर पर जो है ना, प्रोग्राम डेवलपर के तौर पर या कोई भी चीज बनाने वाले के तौर पर हम किसी भी चीज को देखेंगे। ठीक है, पहले हम गेम्स खेलते थे या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डॉक्यूमेंट इस्तेमाल करते थे, तो एज अ यूजर इस्तेमाल करते थे। अब हम एज अ प्रोग्रामर इस चीज को डील करेंगे कि कौन कौन से मसाइल एक प्रोग्रामर के लिए आते हैं उस चीज को हल करने के लिए, कोई भी चीज डेवलप करने के लिए। इनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में ये नौ स्टेप्स हैं, इसको अभी हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। पहला है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, दूसरा है हम स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट, तीसरा है एनालाइज द प्रॉब्लम, डिजाइन एंड एल्गोरिथम एंड ड्राफ्ट फ्लो चार्ट। उसके बाद हम राइट द प्रोग्राम, प्रोग्राम को लिखेंगे, टेस्ट एंड डिबग, उसको टेस्ट करेंगे और उसके अंदर से गलतियां निकालेंगे, इंप्लीमेंट द प्रोग्राम, फिर हम प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करेंगे, यानी जिस जगह पे इस्तेमाल करना है उसको इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद मेंटेन भी करेंगे उसको बार-बार, और उसके एंड में उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी करेंगे, उसका डॉक्यूमेंट भी बनाएंगे ताकि बाद में हमें काम आ सके। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में होता क्या है कि हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये प्रॉब्लम है क्या। बिलफर्ज एक यूजर आपके पास आता है, वो आपको कहता है मुझे जो है ना एक एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन के लिए जो है ना कोई प्रोग्राम लिख दें या डिवीजन के लिए, तो आपके जहन में फौरन तो सबसे पहले ख्याल आएगा कि ये कैलकुलेटर का नाम बनवाना चाह रहा है। ठीक है, और वो एक सिंपल कैलकुलेटर बनवाना चाह रहा है। ठीक है, उसमें साइन कॉस टैन नहीं होगा, उसके अंदर जो है ना सारी चीजें हम वही डालेंगे जो उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक होंगी। ऐसा नहीं है कि हम इजाफी चीजें या हमारे पास पहले से कोई चीज पड़ी है तो हम वो चीजें उसमें डाल दें। जो उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक होंगी वो चीज हम उसे डिलीवर करेंगे, जो उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं होगी वो चीज नहीं दी जाएगी। और दूसरे जो इसमें प्रोसीजर है वो स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स है। स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स में मसला ये होता है कि जो यूजर आपके पास आता है अमूमन उसको पता नहीं होता, वो बस कहता है एक जबरदस्त सा कैलकुलेटर चाहिए। अब उसकी रिक्वायरमेंट उससे जो है ना पूछना कि आपको कौन कौन सी चीजें रिक्वायर्ड है, वो सारी जो है ना वो स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई कि भाई हम वो कहता है एक सिंपल कैलकुलेटर। अब बिलफर्ज उसने कहा एक जबरदस्त सा कैलकुलेटर और आपके पास एक कैलकुलेटर पड़ा है जिसमें साइन कॉस टैन और ये सारे ऑपरेशन जो है ना वो मौजूद हैं। अब आपने उसे दे दिया और उसके चार्जेस भी ज्यादा हैं, तो आप जब उससे चार्जेस डिमांड करेंगे, मार्केट वैल्यू तो ये नहीं है उनका। आपको क्या चाहिए था कैलकुलेटर अगर मुझे तो सिंपल चाहिए था, प्लस माइनस जो है ना सब्ट्रैक्शन डिवीजन वाला करने वाला, तो बहुत ज्यादा मसला हो जाएगा। तो इससे बेहतर बचने के लिए स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज हमें बनानी है, हमें सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला बनाना है या हमें मुकम्मल एक कैलकुलेटर बनाना है। जो भी चीज, कोई बड़ा प्रोग्राम भी हो सकता है, कोई छोटा भी हो सकता है। उसके बाद हमें उसने बता दिया कि भाई ये प्रोग्राम हमें बनाना है। उसके बाद एनालाइज करते हैं हम प्रोग्राम को कि हमने ये जो काम करना है इसके अंदर हमें किन किन स्टेप से गुजरना होगा, और हम उस प्रोग्राम को या जो भी चीज हमने बनानी है उसको डिवाइड करते हैं। एक बड़ा प्रोग्राम होता है, एक बड़ा मसला होता है, एक बड़ा जो है ना प्रोग्राम के अंदर हम उसके छोटे छोटे पार्ट्स करते हैं, बड़ी बड़ी लॉजिक के छोटे छोटे पार्ट बनाते हैं और फिर कंस्ट्रक्ट करते हैं। जिस तरह एक बिल्डिंग बनानी हो तो पूरी बिल्डिंग बनाकर किसी जगह रख दी जाती, बल्कि हम उसको स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो चीजों को पहले उसकी बुनियाद डालते हैं, फिर उसके ऊपर जो है ना वो चीजें आहिस्ता 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 बिल्डअप होती जाती है। तो इसको
जो है वो डिवाइड एंड कंकर रूल भी कहते हैं। अंग्रेज में जो है ना ये बहुत जबरदस्त सा एक जुमला इजाद किया हुआ है और वो उसका इस्तेमाल भी जानते हैं यकीनन। डिवाइड एंड कंकर कहते हैं किसी भी चीज को तकसीम करो और उसको फतह करो, तकसीम करो और फतह करो। तो आज उन्होंने जो है ना अपनी स्ट्रेटजी पर काम करते हुए बहुत सारे मुल्कों को तोड़ा भी है कि उनको अंदर इख्तलाफ डाल दें। तुम्हारे कंप्यूटर में तो इसका ताल्लुक नहीं है, इसमें है किसी भी चीज को छोटे छोटे हिस्सों में हल करें तो वो आसानी से हल हो जाती है। अगर बड़े हिस्से को इकट्ठे मुकम्मल तौर पे हल करने की कोशिश करें तो बड़ा मसला हो जाता है। तो डिवाइड एंड कंकर रूल इसको जो है ना ये लिखते हैं, इसको टॉप डाउन डिजाइन भी कहते हैं। एनालाइज द प्रोग्राम में टॉप डाउन डिजाइन कहते हैं। और डिवाइड एंड कंकर रूल, ठीक है, यानी ऊपर से नीचे तक हम एक स्टेप बना लेते हैं कि पहले हमें ये काम करना है, फिर दूसरा काम करेंगे, फिर तीसरा काम करेंगे। अभी तक हम प्रोग्रामिंग नहीं कर रहे, अभी तक हम कोडिंग नहीं कर रहे, अभी हमने किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करना शुरू नहीं किया। अच्छा, उसके बाद हम उसका एल्गोरिथम डिजाइन करते हैं। उसकी एल्गोरिथम कहते हैं स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व अ पार्टिकुलर प्रॉब्लम इज कॉल्ड एल्गोरिथम। किसी भी एक प्रॉब्लम को हल करने के लिए स्टेप बाय स्टेप जो इंस्ट्रक्शन है उसको हम एल्गोरिथम कहते हैं। तरतीब से बिल्कुल हमने कोई चीज ऐड करनी है तो सबसे पहले हमें इनपुट चाहिए, फिर उसके बाद हमें उसकी प्रोसेसिंग चाहिए और उसके बाद हमें उसका आउटपुट चाहिए। तो फाइनाइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व अ पार्टिकुलर प्रॉब्लम। और ये सिंपल लैंग्वेज में होता है इंग्लिश में, इसको सूडो कोड भी बोलते हैं, इसको सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं। तो पहले हम ये काम करेंगे, फिर नंबरिंग देकर 1 2 3 4 5 और उसके बाद हम उसको इंप्लीमेंट करना शुरू करते हैं। इसके अंदर तीन चीजें बहुत अहम होती हैं। एक इसके अंदर जो है वो इनपुट चाहिए लाजमी, इनपुट चाहिए लाजमी। इसके अंदर एक तो चाहिए हमें इनपुट, दूसरा हमें चाहिए प्रोसेसिंग और तीसरा हमें चाहिए आउटपुट। ये तीन चीजें जिस एल्गोरिथम में होगी वो बहुत ज्यादा इम्कानात है तो वो बिल्कुल एक ठीक प्रोग्राम की सूरत में बाहर आएगा। अगर कोई ऐसा प्रोग्राम, कोई ऐसा एल्गोरिथम है जिसमें इनपुट ही नहीं आ रही तो वो गलत होने के इम्कानात हो जाता है, बल्कि वो यकीनन गलत होगा क्योंकि उसके अंदर इनपुट का कोई रास्ता नहीं है, उसके अंदर प्रोसेसिंग ही नहीं है, कोई चीज इंप्लीमेंट ही नहीं हो रही या उसका आउटपुट ही नहीं आ रहा। ठीक है, तो ऐसा प्रोग्राम या ऐसी कोई भी चीज जो है ना वो काबिल कबूल या काबिल इस्तेमाल नहीं हो सकेगी। अच्छा, इसके अंदर हम डेस्क करते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं चीजों को और हम फ्लो चार्ट भी बनाते हैं। ये फ्लो चार्ट, ड्राफ्ट फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या होता है? फ्लो चार्ट पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम, किसी भी एल्गोरिथम की तस्वीर की शक्ल में। मिसाल के तौर पर मैं कोई सीन क्रिएट करता हूं, बहुत जबरदस्त सा पहाड़ों का मंजर है, तो मैं अगर उसको पैराग्राफ में लिखूंगा तो उसको समझाने में एक मुश्किल होगी, और अगर मैं उसको तस्वीरी एक शक्ल में बना दूं, एक तस्वीर बना दूं, तो बहुत सारे लोगों को उसको समझने में बिल्कुल मुश्किल नहीं आएगी। तो उसके बाद हम फ्लो चार्ट डिजाइन कर लेते हैं। लेकिन फ्लो चार्ट के ड्रॉबैक्स हमने 9th क्लास में भी पढ़े थे कि अगर बहुत बड़ा प्रोग्राम हो तो उसका फ्लो चार्ट बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट इसको कर लिया हमने। अगर है राइट द प्रोग्राम, जब हम ये सारा फ्लो चार्ट हम बना लेते हैं, फ्लो चार्ट, फ्लो लाइन, फ्लो चार्ट को और एल्गोरिथम को हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। उसके बाद हम प्रोग्राम को राइट करते हैं। कोई भी प्रोग्राम है उसको किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में राइट करते हैं, जैसे GW बेसिक में हम इस्तेमाल करेंगे या Q बेसिक में। इस तरह और बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, C++ है, जावा है, पाइथन है और बहुत सारी लैंग्वेजेस जो है ना पाई जाती है मार्केट में, जो इस्तेमाल करके हम कोई भी प्रोग्राम बना सकते हैं। अच्छा, अगला हमारा जो टॉपिक है, उसके बाद हम जब कोई प्रोग्राम बन जाता है तो उसके बाद हम उसको टेस्ट करते हैं कि क्या ये प्रोग्राम ठीक है या नहीं है। मतलब मार्केट में लाने से पहले या किसी यूजर को देने से पहले हम उसको टेस्टिंग फेज से गुजारते हैं। एक बहुत जबरदस्त सी हमारे उस्ताद ने मिसाल दी थी, कहते हैं कि हमारे पास अच्छा एल्गोरिथम वाले टॉपिक में एक चीज याद रखिएगा कि एल्गोरिथम तो जो सबसे पहले किसने एल्गोरिथम बनाया था, या सबसे पहले जो किसी कंप्यूटर का प्रोग्राम लिखा था वो किसने लिखा था, ये आप सर्च कीजिएगा। एल्गोरिथम वाले टॉपिक में इसका जवाब भी दूंगा मैं आपको। तो सबसे पहले एल्गोरिथम
किसने बनाया था। अच्छा, इसके बाद हमने राइट अ प्रोग्राम के टेस्टिंग एंड डिबगिंग। किसी भी प्रोग्राम को हम टेस्ट करते हैं, तो मैं अपने उस्ताद की बता रहा था कि उनके कोलीग ने एक प्रोग्राम बनाया जो कि 3 साल की मेहनत से बनाया। जब 3 साल मुकम्मल हो गए, तो जब उन्होंने वो मार्केट में लॉन्च किया या जिसको देना था उसको दिया, तो वो फेल हो गया और वो रिजल्ट सही नहीं देता था। तो मसला ये हुआ, उन्होंने बाद में चेक किया तो उन्होंने कहा जब भी मैं इसे वैल्यू देता था तो इवन वैल्यू देता था, इवन वैल्यू देकर रिजल्ट को चेक करता था तो आंसर ठीक आता था, तो ऑड वैल्यू दी तो आंसर गलत आना शुरू हो गए। तो 3 साल की मेहनत और ये इतना बड़ा प्रोग्राम और इसके अंदर से अब आप डिबगिंग करेंगे तो बड़ा मसला हो जाएगा। तो साथ साथ जो है ना इसकी डिबगिंग भी चलती रहती है, जैसे जैसे प्रोग्राम आप बनाते रहते हैं साथ साथ उसकी टेस्टिंग भी चलती रहती है कि ये प्रोग्राम ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा, ये रिजल्ट में कोई गलती तो नहीं दे रहा। और मुख्तलिफ किस्म की वैल्यू से देते हैं, बिलफर्ज इवन ऐसा नहीं है सिर्फ आप इवन वैल्यू या हर बार 2 + 2 करेंगे या 2 ही वैल्यू देंगे हर बार, तो फिर गलती के इम्कान होता है। टेस्ट एंड डिबग के बाद डिबग कहते हैं उस एरर को खत्म करना, उस एरर को मिटाना, उस एरर को सही करना, दुरुस्त करना, ये डिबगिंग होता है। बग कहते हैं, बग जो है ना इसमें एरर को बग भी कहते हैं और फॉल्ट भी कहते हैं, गलती और जो है ना एरर और बग ये एक ही चीज है। तो उसके बाद हम प्रोग्राम को इंप्लीमेंट कर देते हैं जिस भी जगह इस्तेमाल करना है और उसके बाद ये इस्तेमाल में चलना शुरू हो जाता है। जैसे ही प्रोग्राम को इंप्लीमेंटेशन करते हैं तो यूजर कोई भी यूजर हो, अगर मैंने अपने लिए बनाया तो मैं यूजर हूं तो मैं इसको इस्तेमाल करता रहता हूं, ठीक है। और अगर मैंने किसी फर्म के लिए बनाया, किसी कंपनी के लिए बनाया तो वो कंपनी इस्तेमाल करती रहती है। और अगर मैंने किसी जो है ना किसी स्पेसिफाइड पर्सन के लिए बनाया या कोई वेबसाइट बनाई है कोई जनरल यूज के लिए तो वो चलती रहती है। फिर उसके बाद मैं उसको मेंटेन भी करता हूं, बार बार अपडेट्स लेकर आता हूं। आपने देखा होगा आपके मोबाइल के अंदर भी अपडेट्स वगैरह आती रहती हैं चीजों की कि भाई आप फलां चीज की अपडेट आ गई है। कुछ अपडेट्स ऐसी होती हैं जो लाजमी होती हैं, कुछ अपडेट्स होती हैं जो ऑप्शनल होती हैं कि आप करना चाहते हैं तो करें, अगर नहीं करना चाहते तो फिर ना करें। अच्छा, इसके बाद मेंटेन एंड अपडेट करना ये बहुत जरूरी है क्योंकि टाइम टू टाइम चीजें चेंज होती रहती हैं। जिस तरह आपने देखा है आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, अब हम आगे पढ़ेंगे 7th चैप्टर में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2003 और 2010 2016 और बहुत जबरदस्त वर्जन आ गए। तो अगर 2010 एंड 16 इस्तेमाल नहीं करेंगे आज के दौर में तो बहुत सारे 2003 को सपोर्ट ही नहीं करते, ठीक है। उसके बाद हम सारों को डॉक्यूमेंटेशन में इनके सारे प्रोसीजर को डॉक्यूमेंटेशन को साथ साथ चलती रहती है लेकिन सर एंड तक चलेगी ना, इसलिए सबसे आखिर में कि हम जैसे जैसे काम करते रहेंगे तो हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। तो ये यूजर मैनुअल भी बन जाता है, इसके अंदर से यूजर मैनुअल निकलता है। ये तो नहीं यूजर मैनुअल होता है, ये तो प्रोग्रामर के इस्तेमाल के लिए होता है, लेकिन जो ये सारा पीछे वाला इसके अंदर से यूजर मैनुअल निकलता है कि ये चीज इस्तेमाल कैसे होगी, ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के दौरान भी होगी, स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स, एनालाइज प्रोग्राम को, और ये सारे प्रोसीजर के अंदर हम ये सारी चीजें देखते हैं कि एंड में हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन लाजमी करते हैं ताकि हमें पता हो अगर मसला आए या इस तरह का कोई और प्रोग्राम, इससे रेलेवेंट कोई और प्रोग्राम लिखना हो तो हमें प्रोग्राम शुरू से ना बनाना पड़े, हम डॉक्यूमेंटेशन में हम कोई एरर नहीं निकलता। सपोज इफ हम डिबगिंग के दौरान, टेस्टिंग के दौरान एरर्स निकलते हैं तो वो डॉक्यूमेंटेशन में निकलता है कि इस नोयत के जो है ना इस किस्म के हमारे पास मसाइल जो है ना इस किस्म के बग्स आए थे, यहाँ हमने लॉजिक गलत इस्तेमाल की थी। अच्छा, इसमें एक चीज जो टेस्टिंग और डिबगिंग में है वो है एरर्स। कितने किस्म के एरर्स हैं? ये है 3 किस्म के एरर होते हैं, सिंटैक्स एरर, रन टाइम एरर एंड लॉजिकल एरर। तो इसको भी हम अगले टॉपिक में कवर करेंगे कि ये जो एरर्स हैं इसकी टाइप भी हम कवर करेंगे और इनमें फर्क क्या होता है ये भी हम देखेंगे। ये सारा आपको समझ आ गया। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी होता है। अच्छा, ये टेस्ट और डिबग वाला तो एक अलग से लॉन्ग भी है, प्रॉब्लम